गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली डिस्कस किया था ना। ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, हमने फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया था क्लोज सिस्टम। ठीक है, एंड क्लोज सिस्टम को हम दूसरा जो नाम देते हैं बेसिकली वो है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल मास बेसिकली हमें बोलना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मास को कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल मास सिस्टम, क्योंकि आप यहाँ पे जो कंट्रोलिंग जो चीज है वो है मास बेसिकली। तो कंट्रोल मास सिस्टम बेसिकली हम बोलते हैं। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे आपका कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो मास इंटरेक्शन। मतलब मास का इंटरेक्शन क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो मास इंटरेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नो मास इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, हीट एंड वर्क के टर्म्स में हो सकता है, बट मास का इंटरेक्शन कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंड इसी में एक लास्ट ये भी चीज डिस्कस किया था हमने कि कंट्रोल मास सिस्टम मतलब मास का इंटरेक्शन नहीं है, एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल है। एंड एक और चीज की आइडेंटिटी। ठीक है, बेसिकली हम बोलना चाहेंगे कि मास प्लस आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी के साथ साथ मास, मतलब ये कंप्लीट चीज आपका फिक्स्ड है। ठीक है, मास तो फिक्स है बट साथ साथ आइडेंटिटी भी फिक्स है, बिकॉज कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बाहर वाले सिस्टम के साथ। ठीक है, जब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होगा, मास एंड आइडेंटिटी बोथ रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल मास सिस्टम बोलो या सिंपली क्लोज सिस्टम बोलो। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आएगा ओपन सिस्टम, सेकंड। ओपन सिस्टम। ठीक है, तो वैसे जनरली अगर आप एग्जांपल की बात करते हो ना ये क्लोज सिस्टम में, तो आप ये बोल सकते हो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ, और ये कुछ इस तरीके से पिस्टन है, और पिस्टन में कोई भी वॉल्स नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली क्लोज्ड है पिस्टन। तो बस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हीट सप्लाई कर सकते हो, यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है या फिर कुछ मूवमेंट कर रहा है, बस इतना। मास इसमें जो है वो सेम ही रहेगा। लेट्स सपोज 1 kg आपको गिवन है, इट रिमेन फिक्स, क्योंकि मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो फिक्स रहेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज चाहे एयर हो, ठीक है, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी हो, वो फिक्स है, उसका मास फिक्स है, वो सब चीजें फिक्स है क्लोज सिस्टम के केस में, क्योंकि मास का इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बट ओपन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ओपन सिस्टम में अगेन जैसे कंट्रोल मास सिस्टम बोला ना, यहाँ पे हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक, तो ओपन सिस्टम बोलने का मतलब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब देखो नाम से क्लियर है कि आप कंट्रोल क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन या स्पेस को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको ये नोटिस करना है, यहाँ पे प्रीवियस केस में बोलता है मास इंटरेक्शन नहीं, बट यहाँ पे क्या होगा, मास इंटरेक्शन विल बी देयर, मास इंटरेक्शन इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि ओपन सिस्टम बोलने का मतलब ही ये है कि मास इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि जब तक मास इंटरेक्शन होगा नहीं तो हम उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम ही बोलेंगे, ठीक है, मास इंटरेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है, वही बात अगेन कि एनर्जी का इंटरेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, बट मास इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ये ले सकते हो नोजल का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई सर्टेन फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक है, तो सर्टेन वेलोसिटी एंड सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो एग्जिट भी कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है दिस थिंग, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, ये आपका रियल बाउंड्री जो हमने चीज डिस्कस भी किया था, रियल बाउंड्री, ठीक है, एंड दिस वन इज और इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, ये चीज, तो ये नोजल हो गया, लेट सपोज आपके देखो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, पंप, कंडेंसर, बॉयलर, इवन सब आपके ओपन सिस्टम में है, मतलब कुछ सर्टेन फ्यूल एंटर कर रहा है एंड कुछ एग्जिट कर रहा है, ठीक है, एंड उनके इनलेट में आने से, एंटर करने से और एग्जिट करने से क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किसमें, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में, एंड सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस हो रहे हैं वही चीज का हमें एनालिसिस भी करना है फर्दर। ओपन सिस्टम में सिंपली कि मास इंटरेक्शन होगा, ये बात कंफर्म है, एनर्जी इंटरेक्शन हो या ना हो वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड लिख सकते हैं, एंड एनर्जी इंटरेक्शन में भी पॉसिबल, एंड एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, हो चाहे ना हो बात अलग है, बट एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, तो आप देखो जैसे ये नोजल का केस है, नोजल वाली ही केस हम समझते हैं चीजें, देखो जैसे नोजल है, नोजल आपका परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है, नोजल क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं और नोजल कोई वर्क डन कर नहीं रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, एक फ्लूइड सर्टेन वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, तो हुआ क्या, बस उस सिस्टम में एंटर करने से क्या हुआ, फ्लूइड का कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, उसकी एंथैल्पी चेंज हुई, वो सब चीजें, बट उस सिस्टम में कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि एक तो इंसुलेटेड बोल दिया हमने, ये क्या है, ये इसका इंसुलेटेड सरफेस है, ठीक है, इंसुलेटेड सरफेस है तो कोई हीट ट्रांसफर होगा नहीं, और वैसे भी नोजल का कोई पर्पस नहीं है वर्क प्रोड्यूस करने का, सिंपली पर्पस होता है वेलोसिटी में चेंजेस प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बस मास इंटरेक्शन हो रहा है, तो ओपन सिस्टम जब भी हम बात करेंगे ये चीज को इंश्योर करेंगे कि मास इंटरेक्शन होगा, और क्लोज सिस्टम में ये चीज इंश्योर करनी कि मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये चीज। अब लेट सपोज आप आईसी इंजन की बात करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईसी इंजन हमारे पास कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, लेट सपोज ये आपका इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये पिस्टन है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल एंटर कर रहा है, ठीक है, अब ये ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, ये चीज मेंशन है कि इनलेट वाल्व जो है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, ये आपका इस वक्त अभी ओपन है, ठीक है, और ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये ओपन है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है, तो ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है क्योंकि क्या हो रहा है, मास एंटर तो कर रहा है, देखो एग्जिट करे ना करे वो बात अलग है, एंटर कर रहा है, मास का इन्वॉल्वमेंट है सिस्टम के अंदर, तो इट मींस ये ओपन सिस्टम है। अब अगर लेट सपोज कुछ ऐसा कंडीशन है कि आपका इनलेट आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज है और जो सिस्टम का आप एनालिसिस कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो चीज होता है, आपको बस इतना चेक करना है मास का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि इन हुआ है तो आउट भी होगा, ये जरूरी नहीं है, सिंपली इन हो रहा है वो भी एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि एग्जिट हो ही हो कंफर्म, ये जरूरी नहीं, ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो इनलेट भी है आउटलेट भी है, बट यहाँ पे सिर्फ इन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ओपन सिस्टम, ठीक है, तो ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो आपने एक सर्टेन रीजन, एक सर्टेन स्पेस का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम के कहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कंट्रोल वॉल्यूम रहे, मतलब वो वॉल्यूम फिक्स रहे,
अब लेट सपोज ये सिस्टम है एनालिसिस और पिस्टन ना डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है, तो क्या वॉल्यूम का भी कंट्रोल रह पाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम का भी कंट्रोल नहीं रह पाएगा यहाँ पे, मतलब फिक्स नहीं रह सकता। तो इस पर्टिकुलर केस में आप नहीं बोल पाओगे कि यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो कंट्रोल वॉल्यूम है। जब आप सक्शन पढ़ते हो, सक्शन में क्या होता है, इनलेट वॉल्व ओपन है, इनलेट वॉल्व ओपन है मींस फ्यूल एंटर कर रहा है, फ्यूल एंटर कर रहा है, पिस्टन भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी। अब फ्यूल एंटर कर रहा है, पिस्टन का मूवमेंट है, तो आपको पता है साथ साथ साइमल्टेनियसली वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो तब हम कंट्रोल वॉल्यूम नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ इस पर्टिकुलर केस में मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकता हूँ, बट इस पर्टिकुलर केस में इसको कंट्रोल वॉल्यूम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप कंट्रोल वॉल्यूम बोलोगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि कहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम वाला जो टर्म वो सही है ओपन सिस्टम के लिए और कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पिस्टन मूव कर रहा है ग्रेजुअली, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज तो कंट्रोल वॉल्यूम नहीं बोल सकते उसे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया जो कि बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, बट ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे आप जो बोलते हो, ठीक है, कंट्रोल सरफेस। ठीक है, ये जो इसकी बाउंड्री बनी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सरफेस भी। ठीक है, ये जितना पूरा बाउंड्री बना है उसका, वो आपका कंट्रोलिंग सरफेस है। ठीक है, बाकी जो अंदर का पार्ट आप जो एनालिसिस करो वो कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, लास्ट इसके बाद जो आपके पास आता है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अच्छा, जैसे हमने क्लोज सिस्टम के केस में बोला था आइडेंटिटी फिक्स है, तो क्या इस पर्टिकुलर केस में आइडेंटिटी फिक्स होगी? इसमें आइडेंटिटी फिक्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि मास का इंटरेक्शन हो रहा है, मास तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना। तो आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि ये जो ओपन सिस्टम है इसमें हमेशा आइडेंटिटी फिक्स ही रहने वाली है। वो चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है, क्योंकि मास का इंटरेक्शन हो रहा है बाहर सराउंडिंग से। तो आइडेंटिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। cannot be fixed in open system. ठीक, then third, isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब सिस्टम का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है सराउंडिंग के साथ। सिंपली सिस्टम दो तरीके से इंटरेक्ट करता है विद, फर्स्ट इज एनर्जी इंटरेक्शन, दूसरा है मास इंटरेक्शन। अब सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेट बोलने का मतलब कि ना ही एनर्जी इंटरेक्शन है ना ही मास का इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली कि ये आपके पास सिस्टम है, सिस्टम का जो इंटरेक्शन है एक तो एनर्जी वाला और दूसरा मास, दो तरीके से इंटरेक्शन पॉसिबल है और दोनों ही इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों ही इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये क्या है, सिस्टम ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है। अब कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है तो सिर्फ आइसोलेट हुआ है सराउंडिंग के साथ, बट सिस्टम के अंदर तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं पॉसिबल, सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। हम देखो, जब आप इंटरेक्शन की बात करते हो तो सिस्टम के अंदर वो नहीं बोल रहे हम, सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर कुछ, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोसेस हो, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। बट सिस्टम को सराउंडिंग के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तब हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, नाइदर मास इंटरेक्शन नॉर एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, ये चीज एंड एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा, स्पेस, थर्मस, हाँ थर्मोफ्लास्क, केमिकल रिएक्शन, हाँ यूनिवर्स, यूनिवर्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स, क्योंकि जब आप यूनिवर्स की बात करते हो तो आपने सब चीज काउंट कर लिया।
क्योंकि यूनिवर्स बोलने का मतलब क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स बोलने का मतलब ये कि आपने सिस्टम प्लस सराउंडिंग को काउंट कर लिया। अब ये दोनों चीजें आपने काउंट कर ली तो फिर कुछ तो बचा ही नहीं। इट मींस ये अपना आप में ही एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका किसी और के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, बट विद इन द सिस्टम जो आप बात करो वहां कुछ भी पॉसिबल है, चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी सिस्टम के अंदर हो सकता है। बट सिस्टम के अंदर जो हो रहा है उसका इंटरेक्शन बाहर एक्सटीरियर में जो चीज अवेलेबल है, मतलब सराउंडिंग जो है उसके साथ कुछ नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल यूनिवर्स होगा, बट जनरली हम थर्मोप्लास्ट बोल देते हैं, बट बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, यूनिवर्स हमेशा। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप एनालिसिस करोगे किसी भी सिस्टम का, चाहे टरबाइन हो गया, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, कुछ भी, चाहे पंप, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको ये चीज चेक करना है सबसे पहले वो सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, या आइसोलेटेड सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है। क्योंकि आप तभी उसका एनालिसिस करोगे, पहले आप सिस्टम डिफाइन करोगे कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ एनर्जी में इंटरेक्शन है, मास में इंटरेक्शन है, ये सब चीजें आप चेक करोगे, देन उसी की बेसिस पे आप सिस्टम सेलेक्ट करने वाले हो, फिर देन फर्दर आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो ये तो सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ना कई बार जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वहां पे क्लोज सिस्टम मेंशन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है। तो कई बार लिख देता है डायरेक्टली कि सर्टेन सिस्टम वेयर द मास इज कंट्रोल्ड। तो मास कंट्रोल बोलने का मतलब ही कि वो क्लोज सिस्टम हो चुका है। ठीक है, तो कई बार लैंग्वेज आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, तो लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ओपन सिस्टम बोल रहा है, क्लोज सिस्टम बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, कैसे बोलोगे कि क्या मतलब किस पर्टिकुलर चीज को आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, बताओ। सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करें, सिस्टम को डिफाइन करें। हाँ, बेसिकली सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे बिल्डिंग है आपकी, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये इतने फ्लोर की बिल्डिंग है, ये इतनी हाइट है इस बिल्डिंग की, इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे है आप उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, आपने बोला ये बिल्डिंग के बारे में इतने फ्लोर है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ऐसा ऐसा ये सब, तो वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को सुन के या समझ के कोई वो चीज के बारे में विजुअलाइजेशन कर सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज इस तरीके से, मतलब वो उसका एक फिजिकल कंडीशन, उसका नेचर बता रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में क्या है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल होने चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई बोले कि वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, मतलब या फिर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जो अच्छा वाला पैरामीटर है उसको हम नंबर नहीं दे सकते बेसिकली ना। तो वो चीज है, आप हाइट है तो आप हाइट बता सकते हो कि 170 मीटर की हाइट है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना मीटर स्क्वायर है, तो वो सब क्या है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट करेंगे जो मेजरेबल होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होगा कि दे आर बेसिकली आप लिख सकते हो these are the basically the measurable characteristics। ठीक है, measurable characteristics measurable characteristics of the system by which the condition of the system condition of the system
कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजरेबल होंगे, और बेसिकली उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ द सिस्टम को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, आपके मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, लेट सपोज सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। ये कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, ये क्या डायरेक्टली मेजरेबल है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेजरेबल है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज हमेशा रिक्वायर्ड इसलिए होती है ताकि आप कंडीशन बता सको कि आपका सिस्टम किस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सब हो गया। अब लेट सपोज अगर मैं बात करूं एंथैल्पी की या फिर एंट्रोपी की, ये सब भी प्रॉपर्टीज में आते हैं, बट वो मेजरेबल नहीं है, बट फिर भी हम उनको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। वाई, बट हमने लिखा ना कि मेजरेबल होना चाहिए। हाँ, एंट्रोपी का मेजरमेंट आपको ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे आप मेजर कर सको। हाँ, थर्मोडायनेमिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ सम रिलेशन आप विद मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या मेजरेबल पैरामीटर्स की हेल्प से उनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ रिलेशन ऐसे हैं, कुछ रिलेशन ऐसे जिससे आप जो नॉन मेजरेबल पैरामीटर्स है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंथैल्पी का वैल्यू है, एंट्रोपी का वैल्यू, हर चीज का वैल्यू है, वो सब आए कहां से, सर्टेन रिलेशन से। उन रिलेशन में क्या होते हैं, वो पैरामीटर्स जो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजरेबल है। ठीक है, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजरेबल है। ठीक है, तो वो चीज है, तो वो भी इसलिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में ही काउंट होंगे हमेशा। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा याद रखना है कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सिस्टम के जो कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड, अब जो एक कंडीशन है, इस ये जो कंडीशन कहीं ना कहीं कुछ तरीके से अचीव हुई होगी। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास लेट सपोज ऐसा कुछ एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड ये कुछ ऐसा पिस्टन है। यहाँ पे अभी जो कंडीशन है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1। ठीक है, आपने कुछ सर्टेन चेंजेस करे सिस्टम में। ठीक है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, इस तरीके से। अब ये एक अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, सिस्टम वही है। ठीक है, सिस्टम वही है, सेम सिस्टम है, बट कंडीशन डिफरेंट हो गया। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंडीशन जो भी है, कंडीशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये कंडीशन कैसे अचीव हुई है, वो कंडीशन आपने कैसे अटेन करी है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें बस क्या करना, हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, अभी ने इनिशियली देखा तो ये सब पैरामीटर्स है, V1, P1, T1। थोड़ी देर बाद देखा कुछ भी आपने चेंजेस करे, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, कैसे वो चेंजेस हुए, क्या वो चेंजेस, उसके मतलब नहीं है। आफ्टर सम टाइम आपने देखा चेंजेस हुए हैं कुछ, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, उसकी कंडीशन से मतलब है, वो कंडीशन कैसे अचीव हुई है, कैसे अटेन हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस बेसिकली, कि कौन सी प्रोसेस से ये पैरामीटर्स आपको मिले। P1 से P2 कैसे आया, V1 से V2 कैसे आया, T1 से T2 कैसे आया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट नोट करोगे कि thermodynamic properties are independent of path. Are independent of path or a process. ये सिंपली प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा पाथ फॉलो किया या कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे, है ना। सिर्फ इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंडीशन। Depends only on the condition of the system
डिपेंड्स ओनली ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज देखो, प्रॉपर्टीज आर, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर exact differential। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लेट सपोज डीवीए चेंज इन वॉल्यूम, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, V2 - V1। ठीक है, देखो इसको हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। लेट सपोज, ठीक है, ये आपके पास कोई हमने ग्राफ ड्रॉ करा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपका कंडीशन 1 है। ठीक है, और लेट सपोज ये है आपका कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 से 2 के लिए तो कोई भी पाथ हो सकता है, चाहे वो ऐसे आए चाहे ऐसे आए। ठीक है, चाहे वो ऐसे आए चाहे कोई भी पाथ से आए, बट अगर मुझे निकालना है 1 से 2 के बीच में चेंज वॉल्यूम का, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, V2 - V1। मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पाथ ए से आए हो, पाथ बी से आए हो, पाथ सी से आए, आप कोई सा भी आपने पाथ फॉलो किया, कोई सा भी प्रोसेस आपने फॉलो किया, द चेंज ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आप क्या लिखोगे, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, लेट सपोज प्रेशर है तो 1 से 2 आप क्या लिखोगे, P2 - P1। उनका जस्ट डिफरेंस हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट में जो वैल्यू थी और इनिशियल स्टेट में जो वैल्यू थी, उनका जस्ट डिफरेंस होगा। ठीक है, बट कुछ प्रॉपर्टीज नहीं, मतलब जो दूसरे टर्म्स है, लेट सपोज हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, उनके केस में आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हो। जैसे लेट सपोज आपका हीट ट्रांसफर लिखना है फॉर 1 to 2, तो वहां पे ना ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये हो जाएगा आपका Q2 - Q1। ठीक है, ये चीज कभी नहीं पॉसिबल है, ये गलत है टोटली। क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होगा ना, बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, कौन सी प्रोसेस फॉलो की। ठीक, तो वो चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलने का मतलब क्या है, जस्ट आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करने वाले। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में आपको क्या याद रखना है, एक तो कि कोई पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपली कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्या कंडीशन है, वो कंडीशन कैसे अटेन हुई है, कैसे वो अचीव हुई है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज हमें नोट करनी है हमेशा कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑफ द सिस्टम, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम कंडीशन डिफाइन करेंगे। कंडीशन डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस सर्टेन मोमेंट पे ये कंडीशन है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड कंडीशन चेंज हो गई है। अब वो चेंज कैसे हुई, क्या रीजन है, वो बात अलग है। ठीक है, वो चीज हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट लिखा, इट डिपेंड्स ओनली, इट ओनली डिपेंड्स। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, सिर्फ कंडीशन ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक, वो चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलने का मतलब ही है आपका सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जो भी आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वो सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल, चाहे आपका एंट्रोपी क्यों ना हो। ठीक है, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, जो भी आप जिसको भी आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के अंडर काउंट करते हो वो सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आप डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है, हाँ अच्छा, एक और चीज, प्रॉपर्टीज जो होती है बेसिकली ये पॉइंट फंक्शन, एक और हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। thermodynamic properties are point function। बेसिकली क्या है, पॉइंट पे डिफाइंड है, पॉइंट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टीज की, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ये सब चीजें। अच्छा, जब हम थर्मोडायनामिक एनालिसिस करें, देखो दो वर्ड होते हैं, दो एनालिसिस का, जैसे हमने बोला था ना, मैक्रोस्कोपिक एक वर्ड देखा था आपने, और एक माइक्रो।
नहीं, वर्क एग्जैक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट है। नहीं, वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, पाथ डिपेंडेंट। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि क्या सर्टेन प्रोसेस हुई है। वर्क को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अब हर तरीके से वर्क एक ही हो तो फिर अलग अलग तरीकों की कोई जरूरत ही नहीं फिर, वो चीज। ठीक है, तो जब अप्रोच की हमने बात करी थी मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक में, तो देखो जब आप थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करते हो मैक्रो से, तो उसको जनरली हम वर्ड यूज करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और यही हम बेसिकली फॉलो करेंगे पूरा सब्जेक्ट में। और जब माइक्रोस्कोपिक जब अप्रोच यूज करते हैं तो हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इसलिए बेसिकली आप वहां पे हर एक जो मॉलिक्यूल्स है उनके जो डाटा है उसको कलेक्ट करो एंड देन फिर आगे फर्दर एनालिसिस करो। पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब सत्यार्थ ये है कि वो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंडेंट है। ये चीज, जैसे ये एक पॉइंट है, आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया ना, उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे 2.1, तो P2 हो गया आपका, T2 हो गया, V2 हो गया, ठीक है, H2 एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी S2 हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज, ये ऑल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड है। ये चीज होता है वो पॉइंट फंक्शन। बट अगर आपने कोई पाथ डिपेंडेंट बोल दिया ना, तो वो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं हीट ट्रांसफर की बात करता हूँ, तो हीट ट्रांसफर कभी 1 और 2 के लिए डिफाइन नहीं है। लेट सपोज अगर आपने बोला हीट ट्रांसफर की आप बात करो, तो हीट ट्रांसफर कभी पॉइंट 1 और 2 के लिए डिफाइन नहीं है, वो डिफाइंड किसके लिए होगा, आइदर वो हो सकता है पाथ ए और हो सकता है पाथ बी। ठीक है, इस तरीके से। तो हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की है। अब लेट सपोज इस पॉइंट की जगह मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, वो चीज। ठीक है, ठीक है। तो ये जनरली हम वर्ड यूज करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जो भी हम एनालिसिस करेंगे। अब क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स वाली ही अप्रोच हम जब फॉलो कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज जो होंगी ना वो भी मैक्रोस्कोपिक इन नेचर होंगी। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट लिख लेना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक, जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्रेशर। हाँ, अगर आप माइक्रो लेवल पे चले जाओगे तो आप बात करोगे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। बट आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहे हो, आपका सिस्टम में एक बहुत सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट बोलो बेसिकली कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, पूरे सिस्टम को आप डिफाइन कर रहे हो। प्रॉपर्टी कभी आप एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नहीं लिखोगे कि यार ये मॉलिक्यूल का इतना काइनेटिक एनर्जी, इतना वेलोसिटी, इतना मोमेंटम ट्रांसफर, वो सब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हो। बट जब सिस्टम की बात करते हो पूरे, तो आप सीधा बोलोगे ना ये सिस्टम में प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। ठीक है, आप प्रेशर की, अगर आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जाओगे तो आप बोलोगे इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इतना है, इस वाले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इतना है, ये V1 वेलोसिटी, इसका V2 वेलोसिटी। ठीक है, तो वो चीज है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाएगा। इसलिए हम स्टडी क्या कर रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। तो प्रॉपर्टीज का जो नेचर होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो भी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो ही पर्टिकुलर टाइप्स आपके पास, एक होता है एक्सटेंसिव एंड सेकंड वन इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव।
ये तो आप लोगों को पता ही होगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक्सटेंसिव बोलने का मतलब है वो बेसिकली साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है या मास डिपेंडेंट है। इंटेंसिव बोलने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। एक्सटेंसिव मींस जस्ट कि डिपेंडेंट ऑन द मास और द साइज, डिपेंड्स ऑन मास और द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और साइज बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल टेम्परेचर, क्योंकि लेट सपोज ये रूम है आपके पास, आप जहां भी बैठे हो उस पर्टिकुलर रूम की बात करोगे तो आप ऐसा नहीं बोलोगे इस कॉर्नर का टेम्परेचर इतना है, दूसरे कॉर्नर का टेम्परेचर इतना है, सेंटर पे टेम्परेचर इतना है, साइड कॉर्नर का टेम्परेचर इतना है। आप बात करोगे हमेशा क्या, रूम के टेम्परेचर की। हाँ, अगर अलग अलग पॉसिबल है तो फिर तो आप बोलोगे नहीं, फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आप देखोगे, देखो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो मास डिपेंडेंट नहीं है या साइज डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको ये चीज चेक करना है तो आप क्या करो, आपके पास कोई भी सिस्टम है, लेट सपोज ये सिस्टम है आपके पास, आप इस सिस्टम को जस्ट डिवाइड कर दो। बस आपको ये चीज चेक करना है कि डिवाइड किया हमने, अगर लेट सपोज अगर आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई है, तो बस आपको ये चीज नोट डाउन करनी है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक सिस्टम है, लेट सपोज रूम है कोई, तो रूम का टेम्परेचर क्या है, लेट सपोज रूम का टेम्परेचर आपका टी था इनिशियली, अगर आपने हाफ किया तो क्या टेम्परेचर T/2 हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर टी यही रहेगा, ठीक है। क्या वॉल्यूम हाफ होगा, वॉल्यूम डेफिनेटली हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डेफिनेटली हाफ होगा। क्या प्रेशर हाफ हो जाएगा, नहीं, प्रेशर भी हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो आप देख रहे हो चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, बट वॉल्यूम इज हाफ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है साइज पर डिपेंडेंट करता है, साइज पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, प्रेशर ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। डेंसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इंटेंसिव बोलने का मतलब सिंपली क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब लेट सपोज एंथैल्पी आपने बोला, ठीक है। एंथैल्पी की अगर हम बात करें, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, हाँ इंटेंसिव, एंथैल्पी एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी और एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव होंगी, एक्सटेंसिव होगा, इंटेंसिव होगा, एग्जैक्टली एक्सटेंसिव होने वाला है। ये एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बट अगर मैं इसके आगे वर्ड यूज करूं स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, इट मींस पर यूनिट मास बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। अब अगर आपने पर यूनिट मास बेसिस पे कर दिया, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट हो गया मास के, ठीक है। बट इन जनरल एंथैल्पी, एंट्रोपी बोथ आर द प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी कैसे आपका पॉसिबल है, देखो डेंसिटी आपने क्या बोला, मास अपॉन वॉल्यूम ना। दोनों डेंसिटी किसका रेशियो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंट, वॉल्यूम ऑब्वियसली बात साइज डिपेंडेंट। तो दोनों ही आपकी ये क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंसिव है, दोनों प्रॉपर्टीज ये एक्सटेंसिव है। अगर आप किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव बनेगा, जस्ट ये चीज याद रखना आपको। और वैसे भी डेंसिटी, आप कभी किसी मटेरियल का डेंसिटी लेते हो तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा थोड़ा ना कि बोलते कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेंसिटी अलग है, वहां पे अलग है, डेंसिटी इज कांस्टेंट ना। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, विस्कोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है सिस्टम की। तो डेंसिटी में का लॉजिक हमेशा एक याद रखना कि यार ये क्या है, रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो कभी भी रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली, सॉरी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्सटेंसिव। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्यों नहीं होगा, वॉल्यूम बेसिकली साइज पर डिपेंडेंट है ना। एक्सटेंसिव बोलने का मतलब मास और द साइज, मास बोलो चाहे साइज बोलो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम व्हाट, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम बेसिकली साइज, अब रूम का जस्ट आप पार्टीशन करोगे तो वॉल्यूम v/2, वॉल्यूम v/2, जस्ट वो चीज। ठीक है, तो इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, बट अगर हम क्या करें, किसी भी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दे मास से, तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, क्या, स्पेसिफिक एंथैल्पी, specific enthalpy, it is an example of intensive property. Specific entropy, it is also example of intensive property. Specific word लग गया basically, specific बोलने का मतलब है पर यूनिट मास बेसिस पे। yes, specific volume, correct, specific volume। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, पर यूनिट मास बेसिस पे बेसिकली। तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी तो था ही, बट अगर आपने स्पेसिफिक टर्म यूज कर लिया एक्सटेंसिव के आगे, तो ऑब्वियसली बात है वो इंटेंसिव बन जाएगा। स्पेसिफिक बोलने का जस्ट मतलब ये है पर यूनिट मास बेसिस, पर यूनिट मास बेसिस। एंथैल्पी, पहले अगर एंथैल्पी आपका लेट सपोज 10 किलो जूल था, अब आप क्या हो जाएगा उसका यूनिट 10 किलो जूल पर केजी, मतलब मास से डिवाइड कर दो, मास लेट सपोज 1 केजी था, तो अब क्या हो जाएगा 10 किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या हो जाएगा, पर केजी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप दो तरीके से देखोगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बोलने का मतलब है डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, वो डिपेंडेंट ऑन मास है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार ना न्यूमेरिकल्स में कैसे वैल्यूज दी होगी, आपको ये चीज लिखना आना चाहिए। जैसे लिखा है स्पेसिफिक एंथैल्पी ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी लेट सपोज आपको दे रखा है 2, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी 2 दे रखा, यूनिट हमारा किलो जूल होता है। ठीक है, तो किलो जूल पर केजी विल बी द यूनिट फॉर स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, मास आपको दे रखा है, लेट सपोज मास आपको दे रखा है लेट सपोज 3 केजी। ठीक है, लेट सपोज इतना दे रखा है एग्जांपल। तो अगर आपको एंथैल्पी लिखना होगा तो एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जस्ट 2 into 3 हो जाएगा, 3 into 2 बेसिकली, और ये हो जाएगा आपका 6 किलो जूल। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना, जब भी आप स्पेसिफिक लगाते हो तो पर केजी, ठीक है, स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, बट एंथैल्पी का यूनिट क्या है, वो किलो जूल है, किलो जूल पर केजी नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन है, इट मींस कि किलो जूल पर केजी के टर्म्स में दिया है। आप जब तक मास से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जब तक मास से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आपको टोटल वैल्यू नहीं मिलेगी, वो जस्ट एक स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्पेसिफिक एंट्रोपी हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम जो यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो जब तक आप मास से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आपको टोटल वॉल्यूम का कभी भी आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज आपका इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसके बाद थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? किसको आप इक्विलिब्रियम बोलते हो? इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलने का हाँ, अनबैलेंसिंग ना हो। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है कि बैलेंस होना। सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब बैलेंस होना सिस्टम में। हाँ, थर्मल केमिकल, ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। देखो, सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब बैलेंस होना। अब जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते थे तो हम बोलते थे फोर्सेस का बैलेंस होना, बट आप जब थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हो तो आपको थर्मोडायनामिक कंसेप्ट की बात करनी है। अब थर्मोडायनामिक कंसेप्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम ये चीज लिख सकते हैं कि व्हेन सिस्टम इज इन फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कॉमा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, when the system is in thermal, mechanical and chemical equilibrium। ठीक है, साइमल्टेनियसली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होने चाहिए। जब तक तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ नहीं होंगे तब तक आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, when the system is in thermal, mechanical and chemical equilibrium simultaneously, then the system is in thermodynamic equilibrium। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है कि भाई तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका अभी थर्मल है फिर देन मैकेनिकल देन केमिकल, तीनों का एक साथ को एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक आप थर्मोडायनामिक की इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो जब आप बात करते हो थर्मल इक्विलिब्रियम की, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब टेम्परेचर से, मतलब जब आप सिस्टम की बात करो, जैसे यही रूम है अगेन, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज है, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम है तो आपका हर जगह टेम्परेचर टी ही है, कहीं भी कोई भी T1 T2 टाइप कुछ नहीं है, हर जगह टेम्परेचर टी है। ठीक है, टेम्परेचर हर जगह आपका टी है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? टी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट ना हो, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी जीरो विद इन द सिस्टम। जीरो विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, तो हम विद इन द सिस्टम की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है,
टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी जीरो विद इन द सिस्टम, ठीक है, विद इन द सिस्टम। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी जीरो विद इन द सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, कंडीशन है। इट इज व्हाट, इट इज द कंडीशन ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली क्या आपका कंडीशन, इट इज व्हाट, कंडीशन। ठीक है, ये तो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि विद इन द सिस्टम आपका एक जगह 50 है, एक जगह 40 है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 10 डिग्री, वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर वे में नेक्स्ट चीज आपका है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब, देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस बोलने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर फोर्सेस। ठीक है, प्रेशर फोर्सेस की बात करें, प्रेशर बोलो या फोर्सेस बोलो, सेम ही चीज है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम बोलने का मतलब है कि देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम। मतलब अगेन कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट शुड बी जीरो विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट शुड बी जीरो विद इन द सिस्टम। Pressure gradient should be zero within the system. ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेशर सेम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ सिस्टम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर सेम नहीं है तो अगेन कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इक्विलिब्रियम बोल रहे हो तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए ना, जो चीज है प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज है तो हीट ट्रांसफर होगा, प्रेशर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फोर्सेस आपके एग्जर्ट कर रहे होंगे विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज कुछ भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए विद इन द सिस्टम, ये चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आपका कंडीशन। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम जब केमिकल प्रोसेस होती है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ केमिकल पोटेंशियल है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, इट मींस कि कुछ ना कुछ केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल बोलने का मतलब कुछ ऐसा पोटेंशियल जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है। केमिकल चेंजेस आपको पता है, देखो कोई भी स्टेट है, जैसे सिंपल सी बात है आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कोई केमिकल, उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है या जो उसका स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं। अब चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द केमिकल पोटेंशियल। लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कुछ इफेक्ट पड़ सकता है या विद इन द सिस्टम कुछ अलग अलग चीजें पॉसिबल। जैसे एग्जांपल हम बात करें, आपको पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसे हम बात बोलते हैं कि जैसे लेट सपोज एक बीच में एक परमीएबल मेम्ब्रेन है और इस तरफ आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है लेट सपोज, और इधर कम है। ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल्स का, ऑब्वियसली बात है बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक, ये हम नहीं कर रहे कि ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए वाले कंपार्टमेंट में ज्यादा होंगे तो बी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, वो तब तक होता रहेगा जब तक प्रॉपर्ली बैलेंस ना हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से प्रोसेस हुई फिर बैलेंस हुई। तो हम कब कौन सी कंडीशन की बात करें, जो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो, कुछ भी सिस्टम में चेंजेस ना हो, कुछ भी ऐसा चेंज ना हो जिसकी वजह से कुछ आपको सिस्टम में चेंजेस देखने को मिले फर्दर। मतलब प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे केमिकल पोटेंशियल हो, कुछ भी हो। सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए तो कुछ ना कुछ आपको अंदर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कभी भी नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट लिख लेना, द केमिकल पोटेंशियल। जैसे हम टेम्परेचर प्रेशर बोला इससे पहले, तो यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल is same
थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा जो फार्मेसी वाले होते हैं, फार्मेसी जो बेसिकली मेडिसिन पे काम करते हैं, वहां पे ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वहां पे हम चीज डिस्कस करते हैं कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है वहां पे, कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कुछ केमिकल पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो केमिकल प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो हर फील्ड आप देखो, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड में आपको थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इवन साइंस, फार्मेसी वाले, बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, मतलब कंडीशन अगर हम बोले तो देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल ग्रेडियंट, देयर शुड नॉट बी chemical gradient, chemical gradient should be zero, chemical gradient should be zero। ठीक, तो तभी जाके आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें कि क्या बेसिकली कंडीशन है, क्या उसका मीनिंग है। अब देखो इसी का हम जस्ट अभी आगे एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है और कोई नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल लेट सपोज एक आपके पास ये सिलेंडर है, लेट सपोज। ठीक है, ये पिस्टन है। ठीक है, एंड लेट सपोज यहाँ पे आपका कुछ गैस फिलअप है। ठीक है, एंड थ्रू आउट द सिस्टम आपका प्रेशर सेम है। ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम आपका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, ये सब चीजें आपके फिक्स है। ठीक है, प्रॉपरली प्रेशर P है पूरे सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर T है। अब क्या होता है कि आपने पिस्टन पे फोर्स लगाया एंड फोर्स आपने मतलब बहुत हाई मैग्नीट्यूड का लगाया एंड बहुत क्विकली इसको क्या करा, कंप्रेस करा। लेट सपोज आपने इसको बहुत क्विकली कंप्रेस करने की कोशिश करी। ठीक है, कुछ आपने फोर्स लगाया या प्रेशर लगा, जो भी आपने इसको क्या करा, बहुत ही क्विक कंप्रेशन करने की कोशिश करी। अब क्विक कंप्रेशन करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली बात है पिस्टन जो होगा ना आपका, वो कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया, मतलब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका पिस्टन इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ गया। लेट सपोज, ठीक है, ऐसा करते इसको अलग ही बना देते हैं। बट आप एक चीज देखो, अगर ऐसा हुआ विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर पिस्टन यहां से यहां आ गया तो क्या होगा? नहीं, वो तो चेंज होगा ही होगा, विद इन द सिस्टम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, मैं कंप्रेशन कर रहा हूं, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगी, प्रॉपर्टीज में चेंजेस तो आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चेंज होना ही होना है। बट क्या प्रेशर अब यहाँ पे सेम होगा थ्रू आउट द सिस्टम? मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेशर जो यहाँ पे है वही प्रेशर यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बातें नहीं होने वाला। बट यहाँ पे जो भी प्रेशर है क्या वो पूरा विद इन द सिस्टम एक ही है? विद इन द सिस्टम, ये आपका सिस्टम का बाउंड्री है, तो इस विद इन द सिस्टम जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम है। अगर हम बहुत क्विकली कंप्रेस कर रहे हैं, आपको सोचो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने क्या करा है, इसको कंप्रेस कर दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। पहले यहाँ पे था, उसके बाद इतना कंप्रेस कर दिया इमीडिएटली। ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत ही कम टाइम में। तो क्वेश्चन ये है कि विद इन द सिस्टम प्रेशर क्या सेम ही रहने वाला है? सेम कहने का मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, लेट्स सपोज प्रेशर P2 कुछ भी मान लो, कुछ भी प्रेशर अज्यूम कर लो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ P2 जो प्रेशर होगा विद इन द सिस्टम सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन क्या है? देखो जस्ट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक्चुअली में होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके नियर बाय, पिस्टन के नियर बाय, पिस्टन के जो नियर बाय जो मॉलिक्यूल्स हमारे, ठीक है, पिस्टन के जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स है, अगर आप क्विक कंप्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा? देखो प्रेशर बेसिकली क्या है, जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब आपने जो कंप्रेशन करा बहुत ही क्विक फास्ट किया है, तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स है ना ये वाले, जो
पिस्टन के नियर बाय जो मॉलिक्यूल्स है इनको टाइम नहीं मिलेगा विद इन द सिस्टम दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होने में। अभी आपका प्रेशर पी है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर सिस्टम में जो प्रेशर पी मेंटेन्ड है ना, तो एक सर्टेन अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, एक सर्टेन अरेंजमेंट है। अब अगर आप सडनली क्या करो, इसको यहां से यहां पहुंचा दो सडनली, तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा आपस में रीअरेंज नहीं हो पाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। अगर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे तो मतलब क्या है, कहीं मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पे कहीं, और कहीं यहाँ पे कम है, इस तरीके का प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने वाले। अगर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कहीं प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा विद इन द सिस्टम ही, विद इन द सिस्टम ही आपको प्रेशर यहाँ पे P1 दिख रहा है और यहाँ पे प्रेशर P2 दिख रहा है। विद इन द सिस्टम ही प्रेशर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब तक आपका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सिस्टम के अंदर। अगर मैं इसको बहुत ही स्लो स्पीड से लेकर जाता तो क्या होता है, मैं इसको बहुत ही स्लो स्पीड से लेकर, मतलब ये यहाँ पे है और मैंने जस्ट इसको 1 mm आगे मूव कराया, जस्ट 1 mm बहुत ही कम डिस्टेंस मूव कराया, बहुत ही स्लो कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है अंदर प्रेजेंट सिस्टम के अंदर वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्रेशर चेंज होगा, नो डाउट प्रेशर चेंज होगा, बट वो प्रेशर क्या होगा, थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहने वाला है, बिकॉज आप टाइम दे रहे हो सिस्टम को चेंज होने के लिए। अगर आपने टाइम ही नहीं प्रोवाइड किया तो क्या होगा, सडनली कहीं आपको अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहीं अलग देखने को मिलेंगे। ये चीज है, ये क्या हो जाएगा, ये इस वजह से हो रहा है अलग, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से नहीं हो पाया गैस का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, कुछ तो टाइम लगेगा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। अगर आपने वो टाइम ही उसको नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, इट मींस व्हाट, कि आपका जो प्रेशर है वो विद इन द सिस्टम ही अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज एक बेसिक सी बात है जो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। विद इन द सिस्टम ही आपको प्रेशर अलग अलग देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपने प्रोसेस बहुत ही स्लो तरीके से किया होता तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स आपस में फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होते, और रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होते कि विद इन द सिस्टम प्रेशर इज सेम। पिस्टन के एफिनिटी में ज्यादा होगा, हाँ ऑब्वियसली बात है, नियर द पिस्टन प्रेशर विल बी हाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स तो यहीं के यहीं रह गए, इनको तो फील भी नहीं हुआ कि ये पिस्टन कब यहाँ पे आ चुका है। कहने का मतलब ये एक तरीके से, यहाँ पे इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनको तो फील ही नहीं होगा कि ये पिस्टन कब से कब यहाँ आ गए, बट ये जो मॉलिक्यूल्स इसके आसपास है वो तो यहाँ आते 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 ये सब मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये पूरे यहीं पर ही इकट्ठा हो चुके हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ही ये सब पाइल अप हो चुके हैं मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे अपना वही यूजुअल मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर आपका है फेस नियर द पिस्टन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का पाइल अप हो जाएगा। पाइल अप बोलने का मतलब मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो विद इन द सिस्टम आपको एक अलग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर सेम नहीं है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है इट मींस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है आपका, जो हम बात करते हैं प्रोसेस स्लो होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली अगर बहुत फास्ट हुआ तो आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाओगे सिस्टम। सिस्टम को एनालाइज करने का तरीका है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना क्यों हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल क्लियर होगा। सेम इसका अपोजिट भी हो सकता है, आपने सडन एक्सपेंशन कर दिया, सडन एक्सपेंशन कर दिया तो वही चीज होगा, मॉलिक्यूल्स का विद इन द सिस्टम जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो प्रॉपर्ली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब आप सिस्टम में चेंजेस ला रहे हो तो सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा आपको ताकि वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, ये चीज है, ठीक। तो ये चीज एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, नेक्स्ट है इसके बाद आप लिखो इसमें स्टेट, ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में सिस्टम है। स्टेट बोलने का मतलब क्या है, स्टेट बोलने का मतलब है आपका बेसिकली द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। स्टेट बोलने का मतलब है कंडीशन ऑफ द सिस्टम,
ठीक है, स्टेट इज जस्ट अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड कंडीशन इज डिफाइंड बाय द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो आप बोल रहे हो कि मेरा जो सिस्टम है इस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो अगर वो उस पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है, स्टेट 1 2 3 नाम से हम डिफाइन कर देते हैं, पॉइंट से 1 2 3 कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज का हेल्प लेते हैं। अब लेट सपोज, जैसे अगेन हम ग्राफ का हेल्प लेते हैं, लेट सपोज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट है ये 1, तो 1 स्टेट में आपका जो भी प्रेशर वॉल्यूम होगा, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 लेट सपोज, ये आपका प्रेशर P1 हो गया, ये वॉल्यूम V1 हो गया, कहने का मतलब P1 V1, ठीक है, ये चीज। तो स्टेट 1 जो है बेसिकली कौन डिफाइन कर रहा है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो कंडीशन हमेशा सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। अब जब आपने एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिया है 1, तो इट मींस उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज फिक्स होंगी कि वेरिएबल होंगी? फिक्स होंगी। कभी भी अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो प्रॉपर्टीज चेंज होने का मतलब क्या है? यस एग्जैक्टली, स्टेट चेंज होना। अगर प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, तो इट मींस कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि एक सारी प्रॉपर्टीज का चेंज होने की रिक्वायरमेंट है, कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इट मींस कि स्टेट चेंज हो चुका है, कंडीशन चेंज होगी। जैसे सिंपल सी बात है, बिल्डिंग में अगर 10 फ्लोर थे, 5 ही फ्लोर है, तो चेंज हो गया ना उसका कंडीशन। तो वही चीज है, अगर एक भी प्रॉपर्टी, एक भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, इट मींस स्टेट इज चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्दर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि इट इज अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय द condition of the system which is defined by the thermodynamic properties, ये लिख लेते हैं, which is defined by thermodynamic properties। which is defined by the thermodynamic properties। and एक important point यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि at a state, for a given state, तरीके से लिखते हैं इसको, for a given state the thermodynamic properties are fixed, values of, ठीक है, फॉर अ गिवन स्टेट वैल्यूज बेसिकली, क्योंकि हम वैल्यूज से हम डिफाइन करते हैं हमेशा, वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर अ गिवन स्टेट वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इज फिक्स्ड। करेक्ट, ये चीज। तो जब भी आपने किसी एक स्टेट की बात करी है, तो वहां पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स होगी। एक भी सिंगल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इट मींस द स्टेट हैज चेंज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लेता हूं यहाँ पे, if any single property, if any one property changes, ठीक है, if any one property changes, it means state is changed। ठीक है, मतलब स्टेट चेंज हो चुकी है, उसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? कब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है? कब हम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिस्टम क्या है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है? ठीक है, बताओ कब आप बोलोगे कि सिस्टम कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? जब, हाँ, स्टेट चेंज होना, मतलब उसकी कंडीशन का चेंज होना, इट मींस कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस जस्ट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हो प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बोलने का मतलब ये कि इट रिप्रेजेंट्स
ठीक है, प्रोसेस बोलने का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होगी इट मींस कुछ ना कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, कैसे देखो, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका स्टेट 1 है, ठीक है, फिर देन आपका स्टेट हो गया चेंज स्टेट 2, ठीक है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 हो गया चेंज, ठीक है, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पाथ की हेल्प से। तो स्टेट का चेंज होना मतलब इनिशियल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट पे जो प्रॉपर्टीज थी P1 V1 था, और यहाँ पे क्या है P2 V2, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी प्रॉपर्टी सब सेम रहे, एक प्रॉपर्टी ही चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कैसे, ये हो जाती लाइन आपकी 1 से 2, तो P1 आप बोलो या P2 बोलो ये तो इक्वल है, बट क्या V1 V2 इक्वल है, नहीं, अलग अलग। तो एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इट मींस कि प्रोसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज हो रही है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है। तो प्रोसेस सिंपली आप क्या बोलोगे, चेंज ऑफ स्टेट, प्रोसेस कहने का मतलब स्टेट का चेंज होना। पाथ डिपेंडेंट होगा कौन, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब ही पाथ है, कुछ ना कुछ प्रोसेस आप ये एक प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ए, दिस इज प्रोसेस बी। अब ए एंड बी इसलिए लिखा क्योंकि अलग अलग है। अब हर प्रोसेस सेम होगी तो फिर प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यार। प्रोसेस हमेशा पाथ डिपेंडेंट, आप वो जो काम कर रहे हो किस पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हो, किस पर्टिकुलर वे में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंशिएट होगा विद अलग अलग जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी अलग अलग पाथ हो सकते हैं पॉसिबल। तो प्रोसेस इज ऑलवेज द पाथ डिपेंडेंट, आपने कौन से पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके वो प्रोसेस अचीव किया है। कंडीशन देखो, कंडीशन स्टेट 1 से स्टेट 2 आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ। लेट सपोज 1 से 2 आपने फॉलो किया ये पाथ, अब कोई तो इस तरीके से भी आ सकता था यहाँ से यहाँ, ठीक है, लेट सपोज वो पाथ सी हो गया, तो आपका स्टेट 1 से 2 चेंज हो रहा है, बट एक बार पाथ ए से और एक बार पाथ सी से, बट वो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, दोनों का हम सेम प्रोसेस नहीं बोल सकते। ठीक, तो प्रोसेस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं पाथ। ठीक है, पाथ बेसिकली क्या है, पाथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज पाथ। तब से हम स्टार्टिंग से पाथ पाथ करे जा रहे, तब से पाथ को डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज पाथ, पाथ को डिफाइन कैसे करोगे, मतलब कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज पाथ होने वाली है। नंबर ऑफ स्टेट से होकर जाए, हाँ बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली द लोकस ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, मतलब आप देखो ना, ये प्रोसेस एक ही बात कर रहे हो, तो आप देखो ए 1 से 2 आप जा रहे हो पाथ ए से ना, तो ये मैंने बोला पाथ ए है, अब इसके बीच में नंबर ऑफ स्टेट्स आई होंगे, उन स्टेट्स को ज्वाइन करके ही तो आपको पाथ मिला है। ठीक है, तो पाथ इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल द स्टेट्स, लोकस ऑफ ऑल द स्टेट्स locus of all the state through which system passes। ठीक है, locus of all the states through which system passes मतलब कुछ ना कुछ इनके बीच में आपकी कंडीशंस रही होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कंडीशन कैसे ऐसे हो सकता है, पहली स्टेट ये होगा, दूसरी फिर तीसरी, ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती है 1 से 2 के बीच में, इनफाइनाइट बेसिकली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है। तो कहने का मतलब सिंपली पाथ क्या है, लोकस ऑफ ऑल द स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस।
ठीक है, तो पाथ आपको क्लियर हो गया, प्रोसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसी में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस बोलने का मतलब, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? हाँ हाँ, मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर आइडेंटिकल, मतलब जिस स्टेट से वो स्टार्ट हुआ है फाइनल स्टेट भी वही होगी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। आपने कोई भी कैसी भी प्रोसेस करो, ठीक है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोसेस कुछ भी करो। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ से इनिशिएट करते हो स्टेट नंबर 1 से, यहाँ इस कंडीशन से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, आप कुछ भी जाओ, कैसे भी पाथ से जाओ, कैसे भी जाओ, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, at the end of the process the end state should be identical with the initial state। ठीक है, मतलब जो भी फाइनल स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट के आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उनको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस स्पेसिफिकली अलग से लिखने का पर्पस ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, चाहे वो आपकी रैंकाइन साइकिल हो, ब्रिटन साइकिल हो, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, वीसीआरएस साइकिल, मोस्ट ऑफ द साइकिल्स में हम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का सिंपली मीनिंग ये है, द इनिशियल स्टेट, initial state and final state are identical or basically same। initial and final state are identical or same simply। अब अगर ऐसा कोई साइकिल होगा, अगर ऐसा कोई साइकिल है, तो इस पर्टिकुलर साइकिल के केस में अगर मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रॉपर्टी? हाँ, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है, करेक्ट। बट अगर हम बात करना चाहते हैं साइक्लिक प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, तो जस्ट सिंपल डेफिनेशन हो गया, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ वहीं जाके एंड हो गया, तो चेंज क्या होगा? बेसिकली जीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम आगे बहुत जगह यूज भी करेंगे, बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में भी आपको देखने को मिलेगा इसका यूज। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है साइक्लिक, ये तो जैसे एक रैंडम बना दिया, कार्नोट साइकिल हो गया, ब्रिटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है, डुअल साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स है। आईसी इंजन में, पावर प्लांट में, आईरीसी में सिर्फ साइकिल्स ही तो हम डिस्कस करते हैं जनरली। ठीक है, साइकिल्स का ही डिस्कशन होने वाला है, जितने भी आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी में जो हम डिस्कशन करेंगे, वीसीआरएस साइकिल हो गया, ब्रिटन रिवर्स, ब्रिटन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, सब जगह साइकिल से हम यूज करते हैं। तो सिंपल पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर आइडेंटिकल और सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस वाला पार्ट क्या है एंड व्हाट पाथ क्या होता है एंड द प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको आई थिंक शायद क्लियर हो गया। देखो हमने क्या डिस्कशन करा, टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्टेट, पाथ, प्रोसेस, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से पहले क्वासी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी? स्टैटिक का तो मतलब पता है हमें, रेस्ट, स्मॉल, नहीं नहीं स्मॉल,
स्लो स्लो, हाँ एग्जैक्ट, स्लो मतलब स्टैटिक। देखो ऑलमोस्ट आपका कहने का मतलब है क्वासी स्टैटिक, एंटायर इसका मीनिंग है कि ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट कंडीशन, ऑलमोस्ट रेस्ट मतलब रेस्ट नहीं बोला, एग्जैक्टली रेस्ट में नहीं है वो, ऑलमोस्ट रेस्ट मतलब इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है उसका, इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है कि आप बोल सकते हो कि वो रेस्ट कंडीशन में ही है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट रेस्ट बोला है, ठीक है, रेस्ट में नहीं है। कहने का मतलब सिंपली यहाँ पे कि वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, कहने का मतलब ये बेसिकली हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस में। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं जो बहुत ही वेरी वेरी स्लो। ऑब्वियसली बात है, आप नेचर में देखते हो प्रोसेस कई बार बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बट हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे पूरे एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह। ठीक है, देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि अगेन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कोई इसके ऊपर वेट रखा है। ठीक है, ये कुछ आपने वेट रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वेट को रिमूव करते हो तो आपको पता है क्या होगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड, है ना, पिस्टन कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपने वेट को रिमूव करा है तो पिस्टन कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, आपने यहाँ पे वेट है, यहाँ पे वेट रिमूव कर दिया। ठीक है, वेट इज रिमूव्ड यहाँ पे। अब वेट रिमूव हुआ तो कुछ ऑब्वियसली बात है कंडीशंस विल बी डिफरेंट। लेट सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 था, लेट सपोज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रेशर P2, V2, T2, ये सब कंडीशन है। आपको इनिशियल कंडीशन पता है, बाद में के बाद उसके बाद फाइनल कंडीशन पता है, वेट हटा दिया उसके बाद ये कंडीशन हो गया। बट व्हाट अबाउट कि स्टेट 1 एंड 2 के बीच में हुआ क्या, हमें क्या पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। आप क्या किया था, आपने इनिशियली वेट रखा था, उस वक्त इनिशियली सिस्टम के अंदर लेट सपोज यहाँ पे कुछ गैसेस हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर आपका गैसेस प्रेजेंट है कुछ। ठीक है, कुछ गैसेस प्रेजेंट है, उस गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपको ये लिखा है जब वेट रखा हुआ। फिर आपने क्या करा, वेट सडनली रिमूव कर दिया। वेट रिमूव कर दिया तो आपको पता है पिस्टन डिस्प्लेस करेगा ऊपर की तरफ, तो कंडीशंस P2, V2, T2। बट व्हाट अबाउट बिटवीन स्टेट 1 एंड 2, स्टेट 1 एंड 2 के बीच में क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम पता लगा भी सकते हैं कि स्टेट 1 एंड 2 के बीच में क्या हुआ है? हम कभी भी ये बात का पता नहीं लगा सकते कि स्टेट 1 एंड 2 के बीच में हुआ क्या है। ठीक है, हम हमारे पास कुछ है ही नहीं पॉसिबिलिटी, कैसे हम कैलकुलेट करें 1 एंड 2 के बीच में हुआ क्या है, किस पाथ से गए। हमारे पास तो एक कंडीशन 1 है और एक कंडीशन 2 है, एक कंडीशन 1 है और एक कंडीशन 2 है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको हम समझ रहे हैं कि बात हो क्या रही है एक्चुअली में। दो आपकी प्रोसेस हुई, प्रोसेस से पहले कंडीशन पता थी, प्रोसेस से बाद की कंडीशन पता है, बट बिटवीन द प्रोसेस कैसे वो चीजें चेंज हुई हैं वो हमें उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। अब आइडिया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम तो स्टेट क्या है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं स्टेट 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट रखा हुआ तो यहाँ पे इनिशियली प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने स्टेट 1 लिख लिया और स्टेट 2 यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि स्टेट 2 में जाकर जब आपने वेट हटा दिया तो प्रेशर कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ होगा और वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, तो बट 1 एंड 2 के बीच में क्या है हमें नहीं पता है। वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, व्हाटएवर हैपेंस बिटवीन स्टेट 1 एंड 2, कुछ भी हुआ हमें नहीं पता उस बारे में। ठीक है, हमारे पास कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, 1 एंड 2 के बीच में क्या हुआ नहीं पता। अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट 1 एंड 2 के बीच में क्या है हमें नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं हम, इस वेट को क्या करते हैं, देखो इस पर्टिकुलर वेट को हम क्या करते हैं, रिमूव तो करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेट को हम रिमूव करेंगे बट कुछ अलग तरीके से। ठीक है, ये आपका
इनिशियली कंडीशन है। और यहाँ पे जब आप वेट है, अब वेट को आप ना रिमूव कैसे कर रहे हो, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की हेल्प से कर रहे हो। मतलब पार्टिकल बोलने का मतलब है स्मॉल स्मॉल पोर्शन की हेल्प से। टोटल वेट W है, ठीक है, टोटल वेट लेट सपोज आपका W है 100 न्यूटन, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आपने रिमूव करा सिंपली 1 न्यूटन या सिंपली 10 न्यूटन रिमूव करा। 100 न्यूटन में से सिर्फ आपने 10 न्यूटन रिमूव करा, ठीक है, तो 10 न्यूटन रिमूव करा तो कुछ कंडीशन बदलेगी, ठीक है। 10 आप ऐसे अगर आपने 10 करके रिमूव करते गए तो 10 स्टेप्स आपको मिल जाएगा, मतलब 10 कंडीशंस मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है आपको 1 और 2 के बीच में ना 10 कंडीशन मिलने का मतलब 10 स्टेट पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स मिल गए, 10 स्टेट्स मिल गए अलग अलग, ठीक है। बट अभी भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है इनके बीच में क्या क्या हुआ है, अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है। हमने क्या करा, इस 10 को मैंने और रिड्यूस कर दिया, 1 न्यूटन कर दिया, और रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया, 0.0001 न्यूटन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया। अगर मैं इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो मुझे जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी कहीं ना कहीं वो 1 के बिल्कुल एकदम नियर बाय होगी, 1 के बिल्कुल एकदम नियर बाय होगी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 1, या ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टेट 1 ही एक तरीके से होता है। अगर मैं इतना कम अमाउंट का वेट रिमूव करूंगा फ्रॉम द सिस्टम, डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे, बट वो चेंजेस इतने नेग्लिजिबल होंगे कि वो ऑलमोस्ट स्टेट 1 के ही इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, जस्ट इक्विवेलेंट है। तो आपने सिस्टम में कुछ चेंजेस इस तरीके से करे कि आपको जो स्टेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों जो स्टेट है ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये ऐसा देखने को मिल क्यों रहा है, आप देखो हो क्या रहा है इस वाले केस में और ये जो ये वाला केस है और ये वाले केस में डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे जो चेंजेस आए वो एकदम सडनली आ गए, और यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही स्लो मैनर में आ गए। अब चेंजेस सडनली आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कभी भी पाथ के बारे में आइडिया नहीं लगेगा कि किस पर्टिकुलर पाथ से होते हुए क्या होगा, हमें नहीं पता और ना हम कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। बट अगर प्रोसेस बहुत स्लो तरीके से होते हुए जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ना स्टेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, मुझे क्या मिलेंगे, स्टेट पॉइंट्स मिलेंगे, हाँ एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे, बहुत ही नियर बाय स्टेट पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और उन स्टेट पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। ये चीज पाथ बेसिकली अल्टीमेटली क्या है, लोकस ऑफ ऑल द स्टेट पॉइंट्स, उन स्टेट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो आपको पाथ मिल गया। बट वो पाथ तो जब तक आपको स्टेट पॉइंट्स का आइडिया नहीं होगा इन पर्टिकुलर स्टेट पॉइंट का, तो आप कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इनिशियली हमारे पास क्या था, सिर्फ स्टेट 1 थी और स्टेट 2 था, ये हमारे पास सिर्फ ये 2 पॉइंट्स थे, इनको मैं डायरेक्टली कैसे ज्वाइन कर दूं, जब तक मेरे पास इन दोनों के बीच में जो स्टेट पॉइंट्स है वो ना हो। तो इन दोनों के बीच में तो लाइन आप कुछ भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बट जब तक मेरे को एग्जैक्टली स्टेट पॉइंट्स जो पॉइंट्स स्टेट्स है वो नहीं मिलेंगे 1 और 2 के बीच में, तब तक मैं लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकता हूँ पाथ। इसलिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं, ये कंसेप्ट यूज करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। अदरवाइज आप कभी भी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एनालिसिस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए, प्रोसेस चाहिए, तब जाके तो मैं एनालिसिस करूंगा ना। पाथ प्रोसेस का एनालिसिस तो कब होगा, जब मेरे को कोई पर्टिकुलर पाथ मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, तब फर्दर आप उसमें हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस निकाल लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो केस 1 है, लेट्स सपोज इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम केस 1 लेट्स सपोज, और ये केस 2। केस 1 एंड 2 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि केस 1 में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए आपने बेसिकली, वो एकदम इमीडिएट हुए हैं, ठीक है। जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं केस 1 में, जो चेंजेस आए हैं केस 1 में वो एकदम इमीडिएटली आ गए। बट यहाँ पे जो चेंजेस है केस नंबर 2 में वो बहुत ही स्लो मैनर में इंट्रोड्यूस हुए। केस 1 में चेंजेस एकदम सडनली आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट केस 2 में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही स्लो मैनर में सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सिस्टम में चेंजेस बहुत स्लो मैनर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको हर एक पॉइंट पे स्टेट्स मिलते जा रही हैं, उन स्टेट्स को हम जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टेट्स को ज्वाइन करके बेसिकली पाथ मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, देन हम फिर इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस का। प्रोसेस भी तभी पता चलेगा जब पहले आपको पाथ पता चले, अदरवाइज मैं 1 से 2 बोल तो लूंगा कि कुछ हुआ तो हुआ है, बट पाथ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे हुआ है। तो ये जो क्वासी स्टैटिक कंसेप्ट है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स टू एनालाइज द प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एडियाबैटिक, नंबर ऑफ प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस है, उन सबका एनालिसिस करते हैं विद दिस कंसेप्ट क्वासी स्टैटिक, ठीक है। इन रियलिटी ऐसा हो नहीं रहा है,
इन रियलिटी ऐसा हो नहीं रहा, बट एक्चुअल में ये है, बट इससे मैं डायरेक्टली एनालिसिस कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज आपको ये इम्पॉसिबल होगा बेसिकली प्रिडिक्ट करना कि 1 से 2 के बीच में हुआ क्या है। वो इम्पॉसिबल है। जब आपको ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है पाथ को डिफाइन करने के लिए, देन फिर आप कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे हीट एंड वर्क की, मतलब आप कभी भी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए हम क्वासी स्टैटिक वाला कंसेप्ट बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस है उसको हम इतना स्लो डाउन कर देंगे कि आपका सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो सिस्टम आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, कुछ तो चेंज आया होगा, बट वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि वो एकदम नियर बाय कंडीशन में। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया स्टेट 1, तो ये स्टेट 1 बनाया, उसी के जस्ट नियर बाय कहीं ना कहीं है वो दूसरा पॉइंट भी, और ऐसे ही चलता चला जा रहा है बिल्कुल, दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट, पांचवा, इस तरीके से। यस यस एग्जैक्टली, पाथ हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज एनालिसिस कैसे करेंगे। 1 से 2 के बीच में क्या पर्टिकुलर पाथ फॉलो हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। अगर पाथ ही नहीं पता हमें, तो आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि हीट ट्रांसफर कितना है, वर्क ट्रांसफर कितना है, क्या क्या चीजें चेंजेस हुए। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको पता है, बट प्रॉपर्टीज के चेंज से क्या कर लोगे, आपको ये पाथ नहीं क्लियर होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी इंटरेक्शन। प्रॉपर्टीज हमें पता है, ठीक है, नो डाउट, बट उन प्रॉपर्टीज को, बट ठीक है, बट आपको जब तक पाथ क्लियर नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, वो बात अलग है कि वर्क आप जो निकाल रहे हो, हीट निकाल रहे हो, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर पाथ होगा, उस पाथ के लिए फिर मैं एक एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा कि भाई ये हीट होगा, ये वर्क होगा। हाँ, पाथ डिपेंडेंट है। जो भी आप वर्क की बात करते हो कैलकुलेशन की, या जो भी हीट की बात करते हो, ये सब पाथ डिपेंडेंट है, तो इन सब का कैलकुलेशन डिपेंड ही पाथ के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको पाथ को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आप वो फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वासी स्टडी का कंसेप्ट ही था कि आपने जो चेंजेस ला रहे हो, वो चेंजेस को बहुत स्लो मैनर में, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस है वो एकदम सडनली हो गए, यहाँ पे चेंजेस बहुत एकदम स्लो मैनर में हो गए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। तो इसमें एक डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखना इट इज अ प्रोसेस it is a process which proceeds in such a manner in such a manner in such a manner that in such a manner that is always system is always near to an ठीक है, a process which proceeds in such a manner that system is always near to an equilibrium state, very near, infinite सिंपली हम बोलते हैं बेसिकली, very near का मतलब ही वेरी नियर है, मतलब ऑलमोस्ट उसके क्लोज है वो बिल्कुल। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज है बिल्कुल ये चीज। ठीक है, तो प्रोसेस विच प्रोसीड्स इन सच अ मैनर दैट द सिस्टम इज ऑलवेज वेरी नियर टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट था उसके बगल में ये स्टेट, फिर ये, तो ये ऑलमोस्ट उसके एकदम क्लोज है, इक्विवेलेंट स्टेट्स बोल सकते हैं। ये बोल सकता हूँ ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, इस तरीके से। तो फर्दर आप उसको ज्वाइन करो तो प्रोसेस मिल जाएगा। केस 1 का पाथ कैसे होगा, केस 1 का पाथ पॉसिबल ही नहीं है, तभी तो हम केस 2 की तरफ आ रहे हैं। अरे केस 1 के केस में आप पाथ ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, केस 1 के केस में आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये है कि आपको पता ही नहीं किया हुआ क्या यहाँ पे, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, अब मुझे यही नहीं पता इन दोनों के बीच में हुआ क्या, मेरे पास तो सिर्फ स्टेट 1 की कंडीशन है और स्टेट 2 की कंडीशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज है P1 V1 P2 V2 वही है मेरे पास और कुछ नहीं। तो मैं कभी भी ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि क्या हुआ है 1 से 2 के बीच में, तो ना ही मैं कभी कैलकुलेशन कर पाऊंगा कि कितना वर्क हुआ, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, वो सब चीजें। फॉर एग्जांपल देखो, जो अभी इससे पहले हमने केस डिस्कस नहीं किया था, सडन एक्सपेंशन, सडन कंप्रेशन वाला,
ठीक है, सडन कंप्रेशन वाला जो केस डिस्कस किया था हमने, ठीक है, ठीक है, ये आपका सडन कंप्रेशन हो रहा है। और दूसरा हम एक केस ले लेते हैं, स्लो कंप्रेशन वाला। वेरी स्लो कंप्रेशन, ठीक है, या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन हो रहा है, सिंपल। ठीक है, वेरी स्लो लिखने से बेटर है आप लिख सकते हो कि क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये आपका इनिशियल स्टेट दोनों के केस में सेम है, इनिशियल स्टेट दोनों के केस में सेम है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका पिस्टन बहुत ही स्लाइट मूव करा होगा थोड़ा सा आगे। अब इतना स्लाइट मूवमेंट किया होगा तो ऑब्वियसली बात है विद इन द सिस्टम जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके पास सफिशिएंट टाइम है दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। ठीक है, ये आपके इनिशियली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इनके बीच में ऑब्वियसली बात है स्पेसिंग पहले ज्यादा रहा होगा, अब थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट हुआ है तो थोड़ा कम हो गया होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब भी चेंजेस बहुत ही स्लो नेचर के होंगे तो सिस्टम अपना आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा अपने आप। सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस आप ला रहे हो अगर वो बहुत ही स्लो मैनर में है तो सिस्टम उसको एकोमोडेट कर लेगा उस चेंजेस को। ठीक है, अगर बहुत क्विकली एकदम सडनली आ रहा है तो कभी भी सिस्टम एकोमोडेट नहीं कर पाएगा और आपको सिस्टम के अंदर ही चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो चीज होती है। बट ये वाला केस क्या है, इस वाले केस में क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स कुछ इससे बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का पाइलअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग ही मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में मॉलिक्यूल्स इस साइड में, बेसिकली ये जो नेचर है, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये आपका बेसिकली क्या हो चुका है, काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो चुका होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स will pile up near the piston. मॉलिक्यूल्स विल पाइल अप नियर द पिस्टन, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या देखो, प्रेशर सेम है, इट मींस कि मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंपल लॉजिक, आप क्या बोलो कि प्रेशर विद इन द सिस्टम इज सेम। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे लेट सपोज प्रेशर पी था, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 है। P2 एंटायर सिस्टम में ही P2 है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया कि सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का वो यूनिफॉर्म है। बट इस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यही कंडीशन में स्लो कंप्रेशन से भी पॉसिबल कर सकता हूँ, पॉसिबल हो सकती है। वो आप बहुत स्लो स्लो मूव कराते जाओगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी फाइनली। ठीक है, आफ्टर n नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेप्स, आफ्टर n नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, ये आपका पिस्टन यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियसली बात है बहुत क्लोज आ चुके हैं लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से, ये सब चीजें होंगी। तो आप बोलोगे डेफिनेटली प्रेशर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे प्रेशर कुछ P3 होगा, जो भी प्रेशर हुआ, बट ये क्या है, आफ्टर नंबर ऑफ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा बोल सकते हैं, टाइम टेकन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो सिंपली। मतलब नेचर क्या है, बहुत स्लो है इसका, इस पर्टिकुलर केस में नेचर बहुत स्लो है, बट इस केस में बहुत फास्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत होगी कि मॉलिक्यूल्स का पाइलअप हो गया, यहाँ पे प्रेशर एकदम ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो यहाँ पे क्या, एक आप चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, if process is slow, if compression process is slow, then molecules will get time to redistribute again. ठीक है, प्रोसेस स्लो होने का मतलब है कि वहां पे टाइम वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पे टाइम फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं, मतलब बहुत ही कम टाइम इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व है तो सिस्टम अपने आप में चेंजेस को एकोमोडेट करेगा, बट यहाँ वो टाइम ही नहीं आपने दिया, तो सडनली चेंजेस हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको विद इन द सिस्टम चेंजेस मिल रहे हैं। अब विद इन द सिस्टम चेंजेस है तो वो ऑब्वियसली बात है, थर्मोडायनामिकली वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही नहीं है। हम सारा का सारा एनालिसिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही करते हैं। मतलब आपकी कोई प्रोसेस हुई अभी तो जो हम लिख रहे हैं स्टेट 1 एंड 2, जैसे आपकी कोई प्रोसेस हुई, लेट्स सपोज हमने एक जो ग्राफ बनाया अभी तक इनिशियली, प्रेशर वॉल्यूम, ये स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 है, तो 1 से 2 आपका कोई प्रोसेस हुआ, 1 भी आपका कोई थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, 2 भी आपका एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। हम हमेशा बात किसकी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की, और वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे विद इन द सिस्टम। अगर ये कंडीशन होगी तो वो तो स्टेट कहलाएगी नहीं, कभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी नहीं, उसका हम एनालिसिस ही नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो वो टोटली डिफरेंट तरीका है। इन रियलिटी आपको चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, बट हमारा एनालिसिस करने का तरीका ये है। ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल में रियलिटी ये है, ठीक है, और हम आइडियलाइजेशन ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस सब चेंजेस जो एक्चुअली में ऐसे चेंजेस होंगे उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो इसके लिए होने वाला है, ठीक है। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आप कोई भी प्रोसेस देख लो, सब के सब में हम क्वासी स्टैटिक नेचर को ही अप्लाई करते हैं, एंड देन फाइनली पाथ को डिफाइन करते हैं। पाथ को डिफाइन किया तो फिर आप इजिली हीट एंड वर्क को भी डिफाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर पाथ के लिए, ठीक है। तो ये अपना आप में क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। बट अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करते हो तो ये कोई थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये कभी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विद इन द सिस्टम प्रेशर का चेंज वो चीज, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका क्वासिस्टेटिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ना हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस रिलेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आइडियल गैस के रिलेशंस करने में कुछ, उसके बाद आइडियल गैस से रिलेटेड कई बार ऐसा, मतलब टॉपिक्स चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं कई बार। मतलब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार पूछे हैं, सिविल सर्विस में भी पूछे हुए और पीएसयूज में भी पूछे। हाँ सत्य, यस एग्जैक्टली, लॉसेस होंगे, बिल्कुल लॉसेस होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। लॉसेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप सडन एक्सपेंशन कंप्रेशन करोगे तो लॉसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप सडन कंप्रेशन करते हो तो आप देखोगे हीट विल बी देयर, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा। अगर आप सडन कंप्रेशन करते हो तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस में बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। बट अगर आप बहुत ही स्लो कंप्रेशन कर रहे हो तो उतना टेम्परेचर नहीं बनेगा, उतना टेम्परेचर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले केस में, इस वाले केस में डिफरेंस आएगा फाइनली। इस वाले केस में क्या होगा, टेम्परेचर विल बी वेरी मच हाई, और टेम्परेचर जो हाई होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, हीट टू ट्रांसफॉर्मेशन, जो हीट बनेगी वो सिस्टम से बाहर की तरफ जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो ऑब्वियसली बात है, जो आप दे रहे हो वर्क, कहीं ना कहीं वो हीट के फॉर्म में बाहर चले गया। आपने जो वर्क करा, कंप्रेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल वर्क, सिस्टम के ऊपर आप कुछ वर्क कर रहे हो तब जाके वो वर्क हो रहा है, और वो वर्क कहीं ना कहीं आपका हीट के फॉर्म में सिस्टम से बाहर भी जा रहा है फिर, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन का निकालना है, प्रीवियस स्लाइड में लिखा है,
ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट फिर हम आइडियल गैस वाला रिलेशन कल ही करेंगे, आइडियल गैस, और फिर जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम कल ही डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। आइडियल गैस से रिलेशन, आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट गैस क्या होता है, वो सब। अच्छा ये चीज, हाँ ये तो वही है जो हम डिस्कस कर ही रहे थे, इसलिए ठीक है। चलो फिर ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कल मिल लेते हैं एंड कल हम करेंगे वो डिस्कशन आइडियल गैस रिलेशंस, आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस, ये सब चीजें एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।